हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट। हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कशन करने वाले हैं और आज का जो एपिसोड है वो है बहुत ही धमाकेदार एपिसोड, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के दो ऐसे युद्धों के जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बाद अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे भारत के अंदर। पहला था प्लासी का युद्ध और दूसरा था बक्सर का युद्ध। वैसा युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया फिर भी जीत लिया गया, और बक्सर का युद्ध जिसमें होती है ताकत की सही आजमाइश, कौन जीतेगा, कौन रहेगा, कौन राज करेगा, इसकी पूरी पूरी परख। और इसके बीच होगी दिलचस्प कहानियों की बात, जैसे कि मीर जाफर का धोखा और मीर कासिम का पलटवार। तो कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए क्योंकि यह सफर होने वाला है रोमांचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जो होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, तो इस डेट को एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक, इसको भूलिएगा नहीं। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, ठीक, बड़ी गर्मी में युद्ध होने वाला है। ठीक, अब सोचिए, एक तरफ थी सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसकी बहुत बड़ी सेना जिसकी तादाद थी लगभग 50,000 सैनिक, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 3200 सैनिक, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी। जिगरा होना चाहिए सामने लड़ने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कितनी, 3200 सैनिक, और उसके साथ साथ चालाकी भी आनी चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एक चतुर अंग्रेज, वही था इसका लीडर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना से मतलब कैसे जीत गई। तो यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट, यानी कि धोखा। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया। उसने नवाब को धोखा दिया और अपनी सेना को युद्ध में भाग लेने ही नहीं दिया। जब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि उसके अपने खास लोग, जिसमें मीर जाफर और दुर्लभ राय, विश्वासघात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं और भागकर पहुंचते हैं मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से अपनी पत्नी को लेते हैं और फिर पटना की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत ये करने के बाद, उनके खोज करने के बाद वो मीर जाफर के बेटे के हाथ लग जाते हैं, और सिराजुद्दौला को मीर जाफर का बेटा मीरान, या ऐसे ही कुछ नाम होता है, वो मार देता है, और इस तरह मीर जाफर शहीद हो जाते हैं। ठीक, और अंग्रेजों की जो चाल होती है वो हो जाती है कामयाब। ठीक है, अब इसके बाद आता है मीर जाफर का दौर, जिसको कहते हैं कठपुतली नवाब। अब मीर जाफर बन गया है बंगाल का नवाब। ये तो होना ही था क्योंकि प्लासी की लड़ाई से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनने का वादा किया था, जिसके कारण ही वो जाके अंग्रेजी सेना से मिल गया था और युद्ध में भाग न लेने का फैसला किया था। ये एक तरह का इनाम था उसके लिए कि अब वो नवाब बन गया है, जो मीर जाफर को सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए मिला था। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को खूब खुश किया एकदम। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की परमिशन दे दी। कोलकाता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। इतनी ही नहीं, जो ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी थे उन्हें भी अपने पर्सनल व्यापार पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता था बंगाल की सरकार को। ठीक है, तो अब खुलेआम सब कुछ हो रहा था, लेकिन मीर जाफर को अपने अंग्रेज दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए चाहिए थी मोटी रकम, और चुकानी पड़ी वो मोटी रकम। मुर्शिदाबाद जो सरकारी खजाना था वो पूरी तरह हो रहा था खाली, क्योंकि क्लाइव और उसके साथियों की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए उसमें पैसा नहीं था। फिर भी मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के तौर पर कितना रुपया दिया पता? 1,75,00,000 रुपए। उस समय के हिसाब से सोच सकते हैं, हम 1757 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट था वो। जैसे ही मीर जाफर गद्दी पर बैठा, उसके सामने कई बड़ी मुश्किलें आ गईं। जैसे मिदनापुर के राजा राम सिंह और पूर्णिया के अली खां जैसे बड़े जमींदारों ने उसे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। उसे अपने कुछ अधिकारियों, खासकर दुर्लभ राय की वफादारी पे शक था। उसे लगता था कि दुर्लभ राय जो है वो वही है जो जमींदारों को उसके खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुर्लभ राय वो क्लाइव की शरण में था, तो मीर जाफर उसको छू भी नहीं सकता था। ठीक, कुछ कर नहीं सकता था। अब सुनिए, मुगल बादशाह का बेटा जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, उसने भी बंगाल के सिंहासन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। ऊपर से अंग्रेज
कंपनी को ये लगने लगा था कि मीर जाफर डच कंपनी के साथ मिलकर बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते दबदबे को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मीर जाफर के बेटे मीरान की मौत हो जाती है। अब मुश्किल ये हो जाती है कि उत्तराधिकार कोई रहता नहीं है। मीर जाफर का दूसरा बेटा वो नाबालिग रहता है, काफी छोटा रहता है, तो उत्तराधिकार का मुद्दा आ जाता है। ठीक, अब इससे और जो है माहौल गर्मा जाता है। मीरान के बेटे और मीर जाफर के दामाद यानी मीर कासिम के बीच गद्दी के लिए खींचातान शुरू हो गई और यहाँ पे एंट्री होती है कलकत्ता के नए गवर्नर जिसका नाम है वेंसीटार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने मीर कासिम का साथ दिया और वेंसीटार्ट के साथ एक सीक्रेट डील हुई मीर कासिम की। कंपनी को खूब सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गया मीर कासिम। बस शर्त ये थी कि अंग्रेज उसे बंगाल का नवाब बनने में सपोर्ट करे। ठीक, अब आता है मीर कासिम का टाइम, एक अलग ही नवाब। मीर कासिम हैदर अली खान के उत्तराधिकारियों में सबसे काबिल था। वो अंग्रेजों की चालों को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए गद्दी पर बैठते ही उसने दो बड़े काम किए। पहला काम उसने क्या किया, उसने अपने पसंद के अधिकारियों के साथ नौकरशाही को फिर से बनाया। जो भी ऐसे लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में उसको चेंज किया और अपने पसंद के लोगों को भर्ती किया और सेना को भी और ताकतवर और कुशल बनाने के लिए उसमें सुधार किया। दूसरा बड़ा काम उसने क्या किया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुंगेर, जो बिहार का आज मुंगेर है, भागलपुर के बगल में पड़ता है। ठीक है, खैर मुंगेर आप लोग जानते होंगे, अब बिहार से ही है तो जानते ही होंगे। खैर, तो वहां शिफ्ट कर दिया ताकि वो कलकत्ता में बैठी कंपनी से थोड़ी दूरी बना सके। फिर उसने व्यापार में कंपनी की जो मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। जो शाही फरमान थे जिनका कंपनी वाले गलत इस्तेमाल कर रहे थे उस पर उसने कड़ी आपत्ति जताई। 1762 का टाइम है। 1762 के आखिर में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि जो वेंसीटार्ट है वो मीर कासिम के साथ एक समझौता करता है। इसमें अंग्रेजों के लिए जाने वाली, मतलब अंग्रेजों से जो चुंगी ली जाती थी उसकी दर 9% रखी जाती है। ठीक, लेकिन कलकत्ता की जो काउंसिल होती है वो इस समझौते को मानने से इनकार कर देती है। अब क्यों? क्योंकि वो तो मुफ्त में व्यापार करना अपना जनसिद्ध अधिकार समझते थे। जब मीर कासिम को ये बात पता चली तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स फ्री व्यापार करने का ऑर्डर दे दिया कि भाई जब विदेशी लूट रहे हैं तो तुम भी करो अपना इस तरह का। तो अंग्रेजों को अब मीर कासिम का ये कदम बहुत अपमानजनक लगा। हमारे बराबर कैसे लाके खड़ा कर दिया भारतीयों को। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के पास कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया में और 4 से 5 सितंबर 1763 को राजमहल के पास उधू अनाला में अंग्रेजों से हारने के बाद मीर कासिम, मतलब लड़ाई होती है दोनों के बीच। अब मीर कासिम फिर मुंगेर की तरफ भागता है और वहां से फिर पटना की ओर भाग जाता है। लेकिन मीर कासिम हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अंग्रेजों से बंगाल को वापस लेने की ठान ली थी, इसीलिए वो अवध की तरफ जाता है और अवध में मिलता है वो नवाब शुजा-उद-दौला से। सिराजुद्दौला अलग है, वो बंगाल के नवाब थे। ये है अवध के नवाब जिसका नाम है शुजा-उद-दौला। और बंगाल में ही मतलब बंगाल के लिए जो लड़ने के लिए वहां पे वो उनसे डील करते हैं। वहीं पे मिलते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो मतलब उनकी शरण में थे। ठीक, शुजा-उद-दौला के अवध की शरण में थे। वहां पे इन तीनों का गठबंधन बनता है और अब होता है बक्सर के युद्ध का ऐलान। 1764 1763 में ये सब कांड होता है और 1764 में अब बक्सर की युद्ध की प्लानिंग चलती है। ठीक, अब अवध में पहुंचकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो उस समय शरणार्थी के तौर पे वहां थे के साथ मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाता है और जल्द ही शक्ति का प्रदर्शन भी हो जाता है। मोर्चा तो बना लिया, अब लड़ेंगे। तो 22 अक्टूबर 1764, ये डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्ट 1764 बक्सर का युद्ध। अब इस दिन जो है बक्सर में एक ऐसी लड़ाई हुई जो प्लासी जैसी नहीं थी। ये पूरी तैयारी और अपनी अपनी ताकत के साथ लड़ी गई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण में फ्रांसीसी सेना के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाए थे उसका अनुभव यहाँ पे काम आया। याद है 1760 में हमने बात की थी, वंडीवाश में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। मीर कासिम को का जो गठबंधन था वो बुरी तरह हार गया। ठीक है, 1764 के युद्ध में बुरी तरह हारा, इतनी बुरी तरह की मत पूछिए।
मतलब क्या ही बताए, तीनों की तीनों शक्तियां जो थी, जो आपस में गठबंधन करके लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनका तो बुरा हाल हो गया। अब इसका खामियाजा क्या हुआ कि अब जो अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली संभावना थी, ठीक है, उत्तर भारत में, वो भी कुचल दी गई। अंग्रेजों ने कुचल दिया। मुगल शक्ति की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, साख बची थी, वो भी मिट्टी में मिल गई। अब युद्ध के बाद क्या होता है कि 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसूदे तैयार किए और मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का जो अधिकार होता है उसको हासिल कर लिया। लेकिन क्लाइव के आने से पहले ही मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। कब? फरवरी 1765 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, उसका बेटा जो होता है, जिसका नाम होता है नज्म उद्दौला, कौन? मीर जाफर का बेटा, अभी मतलब वो नाबालिग ही रहता है। वो मतलब उसको जो है अंग्रेज लोग नवाब की गद्दी पर बैठा देते हैं और उससे संधि भी कर लेते हैं। नवाब की सेना लगभग भंग कर दी जाती है और बंगाल में एक नायाब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर का पद बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति कंपनी करती है। मोहम्मद रजा खान बंगाल का पहला और आखिरी नायब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर बनता है। ठीक, याद रखिएगा, कौन? मोहम्मद रजा खान। अब होती है इलाहाबाद की संधि 1765। तो 1765 में क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में वापस आया। उसने खुद को उस अधूरे काम को पूरा करने में लगा दिया, यानी अंग्रेजों को बंगाल में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाने में। उसने 1765 में 2 संधियां की, एक मुगल बादशाह जो शाह आलम था उसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा अवध के नवाब के साथ। ये दोनों संधियां कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, इसीलिए इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अब अवध के साथ जो संधि हुई यानी शुजा उद्दौला के साथ, उसके तहत नवाब इलाहाबाद और कोरा शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इलाहाबाद और कोरा शाह आलम द्वितीय को देने के लिए राजी हो गया। उसने कंपनी को युद्ध में हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए दिए। बनारस का जो जमींदार था बलवंत सिंह, उससे उसकी जागीर का पूरा अधिकार दे दिया गया और नवाब ये भी माना कि जरूरत पड़ने पर वो कंपनी को सैन्य सहायता देगा। बदले में अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक मदद देने पर भी राजी हो गए। अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ जो हुई संधि उसके बारे में। इसके तहत क्या क्या तय हुआ? शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गए। इलाहाबाद और कोरा जो नवाब ने दिए थे मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। इसके बदले में कंपनी बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए भुगतान करेगी, ये तय हुआ। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार मिल गए और बंगाल के राजस्व यानी राजस्व और वित्तीय प्रशासन पर उनका पूरा जो है कंट्रोल हो गया। मुगल बादशाह ऊपर बताए गए जो भी हमने अभी तक बताया आपको वही, ठीक है, उन प्रांतों में यानी इलाहाबाद और कोरा में निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सुरक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय प्रशासन में अभी भी नवाबों के जो जो अभी तक नवाबों के हाथ में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद नवाबों की सैनिक शक्ति जो लगभग खत्म हो चुकी थी। जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो नवाबों की रही सही जो ताकत थी वो भी पूरी तरह चली गई। पलासी और बक्सर के युद्ध का महत्व जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने पलासी 1757 और बक्सर 1765 के दोनों युद्धों में निर्णायक जीत हासिल करके बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन 2 लड़ाइयों की जीत के अलावा भी इनका अपना एक खास महत्व था। पलासी के युद्ध की बात करें तो इसकी जीत का बंगाल के इतिहास पर बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा। भले ही ये जीत धोखे से या किसी भी तरीके से मिली हो, लेकिन इससे बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर हो गई। बाहर से देखने में तो सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था और नवाब अभी भी सबसे बड़ा अधिकारी था, लेकिन हकीकत में वो कंपनी के रहमो करम पर निर्भर हो गया और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में भी दखल देना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों ने जो साजिश की उसने आखिरकार प्रशासन की ताकत को कमजोर कर दिया। और हाँ, पैसों के फायदे के अलावा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों
को कमजोर करके बंगाल के व्यापार पर अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार जो है वो जमा लिया, कायम कर लिया। अब आते हैं बक्सर के युद्ध के महत्व पर। इस लड़ाई के जरिए अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। असल में इस सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी वो प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी और इसकी आखिरी पड़ाव जो हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य का सूरज अस्त कर दिया और बंगाल में अंग्रेजों का एक शासक यानी जो शक्ति के रूप में उदय हुआ, ठीक, वो अंग्रेजों का हुआ, ठीक, शासक और शक्ति के रूप में। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया था, लेकिन यह गठबंधन अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को साबित कर दिया और उसके आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया। ये जीत सिर्फ मीर कासिम के खिलाफ नहीं थी बल्कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब के खिलाफ भी थी। इस जीत ने भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव मजबूत कर दी थी। इस तरह शुरुआती दौर में अंग्रेजों की दिलचस्पी बंगाल के संसाधनों और व्यापारिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके एशिया के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती हुई व्यापारिक लालसा ही वो कारण थी जिसकी वजह से नवाबों के साथ संघर्ष हुआ। बंगाल की राजनीति में जो अंदरूनी कमजोरियां थी उसने अंग्रेजों को नवाब के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद की। अलग अलग गुटों के शासकों से अलगाव ने बाहरी शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने के लिए उकसाया। अब बंगाल में द्वैत शासन होता है 1765 से लेके 1772, ठीक ठीक। और ये 1765 में जब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैत शासन को लागू करता है, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे कहते हैं द्वैत शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट। इसमें दीवानी यानी राजस्व जो वसूलना होता है, टैक्स वसूलना, और निजामत, दो तरह की चीजें होती हैं, दीवानी और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य, और राजस्व यानी टैक्स वसूलना, ठीक। ये दोनों जो है कंपनी के कंट्रोल में आ गए। कंपनी ने दीवान के तौर पर जो दीवानी अधिकारों का इस्तेमाल किया और डिप्टी सूबेदार नियुक्त करके निजामत अधिकारों का भी। कंपनी ने मुगल बादशाह से दीवानी के काम हासिल किया और निजामत के काम बंगाल के सूबेदार से। इसे द्वैत शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी तो बंगाल के नवाब पर थी, ठीक है, यानी पूरा मैनेजमेंट करना, जबकि राजस्व यानी टैक्स वसूलने का काम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ में था। किसी भी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? पैसा होता है। लेकिन 1765 के अगस्त महीने में जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई, इसके हिसाब से पैसा यानी टैक्स वसूलने का अधिकार अब कंपनी को मिल गया, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में ही बना रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि नवाब और कंपनी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ताकत थी। दीवानी का अधिकार मिल जाने से कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत और बड़ा बदलाव आ गया, ठीक है। दीवानी का काम सिर्फ मालगुजारी वसूलना ही नहीं था बल्कि थोड़ा बहुत न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खान जो डिप्टी सूबेदार था, डिप्टी गवर्नर था, वहां का डिप्टी नवाब था, और बिहार में राजा सिताब राय नाम के दो भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। मुख्य दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन, प्रशासन और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हर साल 53 लाख रुपए देने तय किया। उस समय बंगाल का नवाब नाबालिग था, इसलिए मोहम्मद रजा खान को नायब सूबेदार की पूरी ताकत सौंप दी गई। अब नवाब सिर्फ नाम का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब द्वैत शासन के दोष क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिक भी था। उसने द्वैत शासन की स्थापना करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को मजबूत आधार दिया। इस शासन व्यवस्था से कंपनी के आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही इसमें कई तरह की कमियां आने लगी। व्यवहारिक तौर पर द्वैत शासन प्रबंधन पूरी तरह से असफल रहा और इसके नतीजे बुरे निकले। एक तरफ नवाब प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ था क्योंकि एक तो वो आर्थिक रूप से कमजोर था और दूसरा कंपनी का उस पर कंट्रोल था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी के हाथों में ताकत तो थी लेकिन उसके पास प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। प्रशासन ठीक चल रहा था या नहीं चल रहा था इस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस लापरवाही का शिकार आम जनता हो गई, ठीक है। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब के आदेशों का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने किसानों का अमानवीय शोषण कर दिया,
ठीक है, बहुत ज्यादा शोषण किया, बहुत ज्यादा टैक्स लिया उनसे, अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी, कंपनी के लिए तो लेते ही थे। इससे आम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई, व्यापार की स्थिति में बदतर, मतलब एकदम बहुत बद से बदतर हो गई। वहां के लोगों को मतलब एक तरह से कहें तो अकाल आ गया। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योगों पर भी पड़ा। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पकार या तो दूसरे काम में लग गए, यानी खेती बाड़ी में लग गए, या किसी तरह की मजदूरी करने में लग गए, या बेरोजगारी का जीवन जीने लगे। ठीक है, उसके लिए मजबूर हो गए। द्वैत शासन का लेकिन अंत होता है, और अंत करने वाले, देखिए मैं आपको सबसे मिला चुका हूँ, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, पिछली वीडियोस देखेंगे तो, ठीक है, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सबसे मिला चुका हूँ, मीर जाफर वगैरह सबसे। इसलिए इस वीडियो में ज्यादा स्लाइड नहीं रखा था, और सिर्फ जो मेन टॉपिक्स था उसी पे मैंने बात करने की सोची थी। ठीक है, तो अब होता है द्वैत शासन का अंत। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का पूरा शासन अपने हाथों में लेने की कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। ठीक है, पर्याप्त सोर्स नहीं था, संसाधन नहीं था। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में, कब, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया, जो बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, तो उसने जो है इसको समाप्त कर दिया। द्वैत शासन की समाप्ति का जो कारण था वो हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था की कमियों को दूर करना बताया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान यानी मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को भी उनके पदों से हटा दिया और शासन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना को राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया, जो वहां पे स्थापित किया गया था क्लाइव के द्वारा, और कलकत्ता में ही एक राजस्व परिषद की स्थापना की। ठीक है, देसी जो समाहर्ता थे, ठीक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, उनको हटाकर कलेक्टर, जो अंग्रेजी मतलब एक प्रशासन व्यवस्था जो है वो हेस्टिंग्स ने ही वहां पे शुरू की थी, और उनकी नियुक्ति यानी कलेक्टरों की नियुक्ति जो है स्टार्ट की थी हेस्टिंग्स ने। ठीक, क्लाइव ने भी की थी, मतलब क्लाइव एक दूसरे तरह का चेंजेस किया था उसने द्वैत शासन के थ्रू, लेकिन हेस्टिंग्स ने मेन चेंजेस किया जो अंग्रेजों को लेके आए वो इसमें आता है, और कलेक्टर वगैरह का जो दौर चलता है वो यहीं से चलता है। ठीक है, खैर चलिए, तो यही था आज का मतलब पूरा डिस्कशन और कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसी तरह की दूसरी कहानियों के लिए मैं कहानी की तरह ही सुनाऊंगा। ठीक है, दूसरी कहानियों के लिए फॉलो करें। ठीक, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तभी फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरा, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए, धन्यवाद।